नमस्ते दोस्तों, आपका न्यू नॉलेज बेस्ड चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये न्यू चैनल है और न्यू ज्ञान भी आपको देकर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, इसकी यात्रा हम कर रहे थे और इसी यात्रा के दौरान हम दो चरणों में भारत का संवैधानिक विकास देख रहे थे। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान भारत का संवैधानिक विकास किन किन एक्टों और अधिनियमों के माध्यम से कितना हुआ, उसके दौर में हम थे। और दूसरा था क्राउन के शासन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ा, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया हमने, 1833 का चार्टर एक्ट भी हो गया। आज जो हमारा टॉपिक है वो 1853 का चार्टर एक्ट, यानी कि आज हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति हो जाएगी। देन 1858 में भारत शासन अधिनियम, 1961 में भारत परिषद अधिनियम, 1992 में भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भी भारत परिषद अधिनियम ही है। ये क्या है? भारत परिषद अधिनियम, ये भारत शासन अधिनियम। और 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भी आजादी का स्वतंत्रता अधिनियम हम पढ़ेंगे। तो इन सभी को बहुत ही आसान शब्दों में एक समझ विकसित करते हुए हम एक्टों को पढ़ेंगे। और आज हमारा क्या है? 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये क्यों आया था, इसके कारण, इसके परिणाम और क्या क्या इसमें प्रावधान थे वो हम देखने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का चार्टर एक्ट क्यों आया था, रीजन, इसके कारण क्या थे वो हम देखते हैं। तो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट में एक बात कही गई थी कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम यानी प्रतियोगिता की खुली छूट दी गई और उसमें भारतीय लोगों को भी खुली छूट दी गई थी। लेकिन एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था कौन भाई, ये पहले ये बताओ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में 1600 में आई थी ना, ये एक प्राइवेट कंपनी थी और इस पर कुछ अमीर लोगों ने पैसा खर्च किया था। उन अमीर लोगों की ये एक तरह से कमेटी थी, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम निर्देशक मंडल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह से ये निर्देश देने का काम करते हैं। तो निर्देशक मंडल था ये, ठीक है, निर्देशक मंडल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक निर्देशक मंडल था। तो इसमें कुल 24 व्यक्ति थे जो कि ब्रिटेन के अमीर व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पैसा खर्च किया था। तो ये क्या हुआ कि 1833 ईस्वी में जब ये प्रावधान किया गया कि अब सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है वो खुली प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाए और इसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाए बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव पर। जब ये प्रावधान आया था ना 1833 ईस्वी में, तो इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बहुत ज्यादा विरोध किया था, ये मैंने बताया था। आज मैं इससे आगे बताने वाली हूँ कि जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध तो कर दिया, फिर भी कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो थे ना, जो कि भारत में अच्छी फैमिली से थे, उनके पास पैसा था, वो ब्रिटेन या विदेशों में जाकर उन्होंने शिक्षा अर्जन की थी। और 1833 ईस्वी में जब वो एक प्रावधान के तहत गए थे ना शिक्षा अर्जन करने, तो उसके 20 साल बाद जब 1853 से पहले आए थे, तो उन्होंने देखा कि हाँ यार, हमारे साथ तो बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, असमानता होती है। क्योंकि असमानता कैसे होती थी कि जो वो बुद्धिजीवी वर्ग जो पढ़कर आया था, भारतीय थे, उनके साथ गोरे और कालों का भेदभाव किया जाता था और दोनों के अच्छे पढ़ाई लिखाई होने पर भी जो है उन्हें समान पदों पर या उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। तो ऐसे में उनके अंदर क्या था, एक तरह से विद्रोह की भावना थी या कंपनी के प्रति रोष था। तो अब ये बुद्धिजीवी वर्ग ने ही कुछ विद्रोह था, तो ये 1853 का चार्टर एक्ट आया। तो क्यों आया? पहला ये कि इसका प्रावधान नहीं है, ये आने के कारण है कि 1853 का चार्टर एक्ट आने का क्या क्या उसके समय पृष्ठभूमि थी। तो पहला था कि
अब जो बुद्धिजीवी वर्ग जो वहां से शिक्षा अर्जन करके आए थे, उन्होंने देखा कि यार कंपनी हमारे साथ भेदभाव करती है, तो हमें कंपनी का शासन नहीं चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कंपनी का शासन नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी को समाप्त कर दो। वो कह रहे हैं कि ये जो कंपनी की आप 20-20 साल की वैलिडिटी बढ़ा देते हो ना, क्यों ना इस 20 साल के लाइसेंस को रद्द कर दो, लाइसेंस नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि हमें कंपनी का शासन पसंद नहीं है, ये बुद्धिजीवी वर्गों ने कहा। और दूसरा कहा कि जब आप कंपनी को हटाए ना, तो हम पर शासन कौन करेगा, तो भारतीयों पर जो शासन है वो या तो राज्य सचिव करे या उसकी काउंसिल करे। ऐसा किनका मानना था, जो वहां पढ़े लिखे लोग थे, कौन थे तो भारतीय, लेकिन 1833 के माध्यम से कुछ छूट दी गई थी और जो शिक्षा ग्रहण करके आए थे वो अपने विचार रख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि भारतीयों पर जो राज करे, अब भारतीयों पर जो शासन करे ना, वो या तो आपका जो सचिव हो या सचिव की जो काउंसिल, सचिव या फिर उसकी काउंसिल जो है वो कानून बनाए, उसका राज हमें क्या है पसंद है, लेकिन कंपनी नहीं, कंपनी बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगी थी। तो ये था। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो प्रादेशिक कंपनियां थी ना, प्रादेशिक सरकारें कह सकते हैं हम, प्रादेशिक सरकारें कौन कौन थी भी, प्रादेशिक सरकारों को छूट दे, किस छूट की, नियम कानून बनाने की। प्रादेशिक सरकारों को खुली छूट दे, थोड़े बहुत नियम बनाने की क्या दे, खुली छूट दे। खुली छूट ये क्यों मांग रहे थे, पहले तो ये प्रादेशिक सरकारें कौन थी, तो ये थी बिहार, बंगाल और उड़ीसा। उस समय के जो प्रांत थे ना, बिहार, बंगाल और मद्रास प्रांत देख लो, तो ये तीनों को जो है ना अपने लेवल पर छूट देने की कोशिश की थी, क्योंकि हर बार जो है ना कोई भी चार्टर एक्ट आता ही इसलिए था कि कंपनी की वैलिडिटी को बढ़ा दे। तो अब उस कोई भी एक प्रावधान आ गया तो उसको 20 साल तक झेलना बहुत मुश्किल था भारतीय लोगों के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि बार बार ब्रिटेन के चार्टर एक्ट से अच्छा है कि कुछ प्रादेशिक सरकारों को ही क्या दे दे, अधिकार दे दे, जिसके माध्यम से वो थोड़े बहुत है ना नियम कानून बना सके। तो ऐसी व्यवस्था थोड़ी लचीली हो जाएगी, तो ऐसा ये कहा गया था। और चौथी बात बुद्धिजीवी वर्गों की थी कि आप ऐसा करो कि जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है ना, सिविल सर्विसेज का एग्जाम ये जो है ना आप विदेशों में करते हो। हमारे भारतीय लोग क्या इतने मतलब रिच फैमिली से नहीं है कि वो इतना पैसा अफोर्ड करके विदेशों में शिक्षा अर्जन कर सके, तो आप क्या करो, इसकी एक शाखा भारत में ही खोल दो। हालांकि ये कहा गया था, ऐसा उनका विचार था, किनका, भारतीयों का, ठीक है। ये प्रावधान नहीं थे, प्रावधान में बाद में बताऊंगी। तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो है वो भारत में एक शाखा खोल दो। और इसकी जो आप ये एग्जाम करवाते हैं ना, ये इंग्लिश में क्यों करवाते हो, यानी कि आपके मातृभाषा में क्यों करवाते हो, इसका कोई एक ऑप्शन और खोल दो कि हिंदी में भी करवाए जाए, हिंदी और इंग्लिश को भी उतनी ही वैल्यू दो। तो ये तो बात की बात है, फिर इन्होंने ये कहा था, ठीक है, कि कंपनी के शासन हमें पसंद नहीं है, भारतीय शासन सचिव और मतलब भारतीय पर शासन जो है सचिव या काउंसिल करें, प्रादेशिक सरकारों को थोड़ी बहुत छूट दे दो, ठीक है। और सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्या करो, भारत में एक शाखा खोल दो कि यही लोग कर लें। और इसकी उम्र जो है पहले है ना महज 18 साल, 18 साल तक तो कोई भी बच्चा है ना मेच्योर होने में लगता है, तो इसकी जो है ना उम्र बढ़ाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो ये कुछ कारण थे, इसके माध्यम से फिर 1800 जब ये जो बुद्धिजीवी वर्गों ने ये जो बातें कही गई थी ना, तो इन प्रावधान मतलब इन बातों को ये ब्रिटेन मतलब बंगाल, बिहार और मद्रास के प्रेसिडेंसियों ने इन बातों को ब्रिटेन की संसद तक पहुंचाया। और ब्रिटेन की संसद ने 1852 में एक कमेटी की गठन की गई। 1852 में उन्होंने एक कमेटी की गठन की गई, यानी कि जांच आयोग बिठाया। और इस जांच आयोग को जाकर कहा कि देखो क्या भारतीय लोग सच में ऐसा चाहते हैं। उनको क्या आपत्ति हुई कि वो जो है कह रहे कि कंपनी और शासन में पसंद नहीं है, सचिव और काउंसिल को लाओ, कुछ प्रादेशिक सरकारें को छूट दे दो नियम कानून में। तो फिर 1852 में जब ये जांच कमेटी आई और इन्होंने देखा, तो इसी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इसी के अगले साल 1853 में दे दी। तो उसी रिपोर्ट को हम कहते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसमें फाइनली क्या क्या लिखा हुआ था, ये तो भाई बुद्धिजीवी वर्गों ने क्या किया, भारतीय लोगों ने अपनी तरफ से ये बातें रख दी। तो ये बेस तैयार हो गया एक तरह से 1853 का चार्टर एक्ट आने का। तो पहला प्रावधान तो यही किया गया 1853 का। अब ये क्या बता रही हूं मैं, प्रावधान, ठीक है। तो पहला प्रावधान तो किया गया कि अब कंपनी के लाइसेंस को नहीं बढ़ाते, यानी कि ब्रिटेन की संसद ने कंपनी के कार्यकाल को या लाइसेंस को, कार्यकाल को अगले 20 साल तक नहीं बढ़ाया।
20 साल में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हर 20 साल में इसने कंपनी के कार्यकाल को बढ़ाया है, रिन्यू किया है, इसके लाइसेंस को रिन्यू किया है। तो कंपनी के कार्यकाल को अगले 20 साल तक नहीं बढ़ाया गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कभी भी भारत से कंपनी का शासन समाप्त किया जा सकता है और भारत पर पूर्णतः निरंतर ब्रिटिश संसद का हो सकता है। ऐसा जो है 1853 के चार्टर एक्ट में हमें देखने को मिल गया था। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये जो मेंबर थे ना, ये अमीर व्यक्ति जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या अपना पैसा खर्च किया था, इसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां थी। तो इसकी शक्तियों को कम करने के लिए कहा गया कि इसके जो 24 सदस्य है ना, इसकी कमेटी में 24 सदस्य हुआ करते थे। एक बात आपको याद रखनी है, जैसे कि ये ब्रिटेन है, यूके, ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का देश है, इंग्लैंड है, और इसी में जो है दो बेटी है। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि जिसने क्या है 1600 ईस्वी में कंपनी पर पैसा लगाया था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं की थी। ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी की क्या है रिलायंस कंपनी, और वो भारत की थी, उसी प्रकार से ब्रिटेन की क्या है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। ये अमीर व्यक्ति थे, ये अमीर 24 व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पैसा कंपनी पर लगाया था। ठीक है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, काफी सारा अनुभव था इसको भारत का, तो इसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसकी स्थापना जो है वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में की गई। 1793 में इसी कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को के सदस्यों की संख्या 6 कर दी गई, और इसका वेतन जो है वो भारतीय संचित निधि से दिया जाएगा, ये बात कही गई थी। ठीक है, और बाद में 1853 के चार्टर एक्ट में भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन जो है वो ब्रिटिश की खुद इंग्लैंड की कंपनी देगी, ये कहा गया था। ये प्रावधान भी मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों ब्रिटेन में बैठते थे। ये लोग बैठते कहाँ थे भी? ब्रिटेन में बैठते थे, और इनका जो वेतन है वो 1793 के चार्टर एक्ट तक है ना भारत की संचित निधि से ही दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो कि ब्रिटेन की संसद ने बनाया था। तो ये दोनों बैठते तो ब्रिटेन में थी, और ये दोनों जो है शासन करती थी भारत पर, यानी भारत का इनको कोई आइडिया ही नहीं था। ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस लिख दिया, जो प्रावधान दे दिया उसको ये लोग पढ़ लेते थे। तो इस प्रकार से भारत पर शासन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करती थी। तो बाद में ना 1700 इसके बाद ही क्या होगा, 1853 से 1857 की क्रांति, देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति। जब कंपनी की समाप्ति हो जाएगी तो इट मीन्स यहाँ पर कंपनी शासन करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब कंपनी समाप्त हो जाएगी तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद है ना भारत सचिव और भारत परिषद की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इसकी सदस्य संख्या 24 हुआ करती थी। तो ये तो 1600 से 1853 तक चली आ रही थी। तब ब्रिटेन की संसद के दिमाग में आया और इन्होंने कहा कि हम इन 24 सदस्यों में ही यही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, तो हम इसी की सदस्य संख्या क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इन 24 सदस्यों की संख्या कम कर दी गई और इनके सदस्य संख्या 18 कर दी गई। इन 18 में भी 6 सदस्यों की नियुक्ति जो है वो सीधे ब्रिटिश किंग करता था, या उस समय की जो किंग या क्वीन यानी कि रानी और राजा जो भी उस समय रहा होगा तो वो करेगा। क्योंकि इन 24 सदस्यों की संख्या कम करके 18 कर दी गई। इन 18 में भी 6 सदस्यों की नियुक्ति किंग करेगा। ठीक है, अब जो ये 24 सदस्य थे ना, इसमें से अगर 13 सदस्य भी उपस्थित हैं, यानी कि इसके आधे से एक अधिक, ठीक है, तो 13 सदस्य भी उपस्थित थे तो इनके कोरम पूरा हो जाता था। ठीक है, कोरम क्या हो जाता था, पूर्ण हो जाता था। तो इनकी कोरम की संख्या भी कम कर दी गई, क्योंकि अब 24 तो है नहीं, अब तो 18 है, तो इसके आधे से एक अधिक कितना होगा, 10। ठीक है, तो इन 10 सदस्यों में ही कोरम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी कहा गया। क्या कहा गया, पहला तो कंपनी के लाइसेंस को हम अगले 20 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब था अब कंपनी का शासन भारत से कभी भी समाप्त हो सकता है और ब्रिटेन के ताज का शासन आ सकता है। और जब ये 1853 का चार्टर एक्ट आया था तब थोड़ी कंपनी को पता था कि अगले 3 साल बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 में तो हमारा समाप्ति होना है, तो उस दिन तो नहीं पता था ना, ये कहा गया था। फिर दूसरे में था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या 24 में से घटाकर 18 कर दी जाती है, ये भी ठीक था। अब तीसरा क्या था, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी ना, जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तो ये है ना उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करती थी,
यानी कि कोई भी सिविल सर्विस मतलब जितने भी ऊंचे ऊंचे पद होते थे ना, तो उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही करती थी। तो ब्रिटेन की संसद ने इससे ये पद छीन लिया। इसने कहा कि अब आप जो है वो उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं करेगा। तो इसने कहा उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा कौन, तो करेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसकी स्थापना मैंने पहले बताया, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में की गई। 1791 के चार्टर एक्ट में इसका वेतन निश्चित किया गया और इसका वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, ये कहा गया, और बाकायदा भारत ने अपनी जेब से इसका वेतन दिया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। बाद ना 1853 ईस्वी में ये चार्टर एक्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ, 1853 ईस्वी में कहा गया कि इसका वेतन कौन देगा भाई, अब कंपनी देगी। अब कंपनी से धीरे धीरे सब कुछ छीन रहा है तो इसका वेतन भी कौन देगी, कंपनी। तो चौथा प्रावधान हम यही तो पढ़ने वाले हैं। आगे हम चौथे प्रावधान पर अपनी नजर डालते हैं। अब चौथा वही देन क्या कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है इसकी सदस्य संख्या जो है वो पहले 6 हुआ करती थी, उसको कम करके उसकी सदस्य संख्या कम या सदस्य संख्या का जो निर्धारण है वो अब राजा करेगा। ये कहा गया कि अब जो ब्रिटिश राजा या उस समय के रानी जो भी रहेंगे वो ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम कहते थे ना कि ये नियंत्रण मंडल है, एक तरह से नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है, नियंत्रण मंडल, इसको ये कहते हैं नियंत्रण मंडल। तो अब इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संख्या मतलब सदस्य संख्या कितनी होगी इसका निर्धारण कौन करेगा, भी राजा करेगा, ठीक है। 6 से कम ही कर दी गई क्योंकि अब जो है इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन है वो कंपनी देगी। जब कंपनी अपने जेब से पैसा देने लगी तो इनकी सदस्य संख्या भी कम कर दी जाएगी, ये तो पता ही है। तो ये क्या था, चौथा प्रावधान था, ठीक है। और ये पांचवा प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर था ना, बंगाल का गवर्नर, तो उसी का जो भार है, कार्य है, वो भारत का गवर्नर जनरल देखता था। मैंने एक बात बताई थी 1833 के चार्टर एक्ट में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, ये आपको पता है। तो यहाँ तो भारत का गवर्नर जनरल ही है ना, बंगाल के गवर्नर का भी कार्य देखता था, तो ऐसे में उस पर दोहरा लोड पड़ता था। तो यहाँ पर कहा गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है ना, ये भारत का गवर्नर जनरल, तो ये जो है अब बंगाल के गवर्नर का कार्य नहीं देखेगा। जब ये बंगाल के गवर्नर का कार्य नहीं देखेगा तो बंगाल के गवर्नर का कार्य देखेगा कौन भाई, ठीक है, गवर्नर जनरल, ये भारत का गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो बंगाल के गवर्नर का कार्य नहीं देखेगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी, ये प्रावधान किया गया। अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल, इनकी नियुक्ति करेगा कौन, तो इनकी नियुक्ति करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ध्यान रखना, इसकी नियुक्ति अब कौन करेगा भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनकी नियुक्ति करेगा। आप कहेंगे भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल पावरफुल में आ रही है तो वो क्यों नहीं करेगी। अब क्या हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा हमसे सारे प्रावधान तो आप छीन लिए जा रहे हो, फिर हमारी कंपनी की लाइसेंस नहीं बढ़ाया आपने, हमारी कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, कंपनी से ऐसे सारी शक्तियां छीन ली जाएगी, तो हमारे और उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करती थी अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि भाई एक प्रावधान तो रखो, तब जाकर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी ये वही अमीर व्यक्ति है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, मेंबर। तो ये जो है वो भारत के ये बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करते थे। और ये 1853 में तो कहा ही गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए, और 1854 ईस्वी में प्रथम बंगाल का एलजी बन जाता है। कौन व्यक्ति बनता है प्रथम बंगाल का एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये बनता है चार्ल्स हॉलिडे। ध्यान रखना है आपको, चार्ल्स हॉलिडे ये बंगाल का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनता है, ठीक है। फिर 1859 ईस्वी में दूसरा जो है ना राज्य वो पंजाब राज्य था, जहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी, और वहां पर था माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, और मजे से पढ़ते रहिए यार। तो ये पांचवा प्रावधान था। छठा प्रावधान देखते हैं भाई 1853 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था। तो 1853 के
चार्टर एक्ट में छठा प्रावधान। तो इसमें और भी बातें कही गई और जैसे कि कई उपसमितियों की नियुक्ति भी की गई थी, जैसे कि राजनीतिक, न्यायिक, विधायिक, ये सभी कार्यों को मतलब अलग अलग कर दिए। इन अलग अलग मतलब उपसमितियों का गठन किया गया। एक हम लिख सकते हैं उपसमितियों, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उपसमितियों का गठन किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और सातवीं क्या थी कि ये गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, तो इसमें पहले 4 सदस्य की कार्यकारिणी रहा करती थी। कार्यकारिणी ही पूरा कार्य करती थी, ठीक है, कार्यकारिणी, कार्यकारिणी कहते थे इसको। जब ये कानून बनाने का या विधायी का संबंधित कार्य करती थी ना, ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी करती थी। लेकिन मैंने बताया था 1833 के चार्टर एक्ट में, जब आपने मेरी क्लास देखी होगी तो आपको पता है कि 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहले 3 सदस्य ही हुआ करते थे। एक सदस्य की नियुक्ति विधि सदस्य के रूप में की गई थी, जो कि लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के सदस्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो विधि सदस्य की नियुक्ति तो 1833 के चार्टर एक्ट में कही गई थी, लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि 1800 मतलब किस एक्ट में उस विधि सदस्य को स्थायी बना दिया गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को स्थायी बना दिया गया। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि सदस्य जो लॉर्ड मैकाले थे उसको क्या कर दिया गया, अभी स्थायी कर दिया गया, ठीक है। और इस गवर्नर जनरल की ही कार्यकारिणी में जो है वो सदस्यों की संख्या का विस्तार किया गया है, यानी कि पहले 4 ही कार्यकारिणी के मेंबर थे, अब यहाँ पर अतिरिक्त सदस्य की भी व्यवस्था की गई। इस अतिरिक्त सदस्यों में जो है भारतीयों को सम्मिलित कर लिया जाता था। तो अतिरिक्त सदस्य गवर्नर जनरल जितने चाहे बढ़ा सकता है, लेकिन उस समय 6 और 2 की संख्या में बढ़ाए गए थे, यानी कि 4 पहले थे, 6 और 2 और बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कुल 12 सदस्य हो गए थे। कैसे, एक बात समझिएगा, है ना। सपोज करो ये गवर्नर जनरल है और इसके पहले 4 सदस्य हैं, ये इसकी क्या है भाई, कार्यकारिणी, ठीक है, ये है। फिर इसमें क्या किया गया, समय रहते ही इसमें 6 और इंप्रूव कर लिया गया, ये क्या है, अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति कर दी गई, और इसमें 2 सदस्य और बढ़ाने का भी प्रावधान कर दिया गया, ये भी अतिरिक्त सदस्य है। समय जब आएगा ना, आगे आगे हम चार्टर एक्ट में देखते जाएंगे, तो इन्हीं सदस्यों, इस अतिरिक्त सदस्यों में ही भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा। तो 4, 6, 2 कुल सदस्य कितने हो गए, 12, यानी कि कुल गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब गवर्नर जनरल, एक बात देखना है ना, जब ये गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल और ये 4 सदस्य की कार्यकारिणी समिति जब अपना काम करती थी, तो ये कहलाती थी कार्यपालिका, यानी कि जब कानून बनाती थी तो ये बनाने का काम ये करती थी, और जो पूरी ये कमेटी बनाती थी ना, उसको हम कहते हैं विधायिका, जब ये पूरी कार्य करती थी। और इन संपूर्ण को हम कहते हैं केंद्रीय विधान परिषद, यानी कि ये सारी क्या है, केंद्रीय विधान परिषद पूरी, यानी कि ये कुल 12 मेंबर केंद्रीय विधान परिषद थी, ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट में केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई थी, जबकि आगे हम देखेंगे प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना अलग अधिनियमों से होती है, ठीक है। केंद्र में 1853 के चार्टर एक्ट में केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई, और साथ में 10वीं बात लास्ट आपको याद रखनी है, प्रावधान में मेन की 12 सदस्य थे, ठीक है। और अच्छा बात आ रही, जो एक भारतीय है ना, भारतीय विधि आयोग, ये आपको ध्यान रखना है, एक भारतीय विधि आयोग हुआ करता था, भारतीय विधि आयोग हुआ करता था। हालांकि 1853 का चार्टर एक्ट आया था ना, तब विधि आयोग समाप्त हो गया था, लेकिन भारतीय विधि आयोग की एक बहुत अच्छी सिफारिश थी कि कहीं पर भी ना इंग्लिश लॉ कमीशन की नियुक्ति की जाए। किसकी नियुक्ति की जाए भी, इंग्लिश लॉ कमीशन की नियुक्ति की जाए, ऐसा किसका मानना था, ऐसी सिफारिश थी भारतीय विधि आयोग की। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में जब प्रावधान रखा गया, तब भारतीय विधि आयोग समाप्त था। तो इंग्लिश लॉ कमीशन ने एक बात कही अपने रिपोर्ट में, इन्होंने कहा कि क्यों ना हम भारत में जो है आईपीसी लाएं, यानी कि इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। जो आज हम भारतीय दंड संहिता देखते हैं ना, वो इंग्लिश लॉ कमीशन की ही रिपोर्ट के थ्रू आई है भारत में। और किस एक्ट में आई, तो 1853
1853 के चार्टर एक्ट में आई है। तो ये 10 बातें आपको है ना 1853 के चार्टर एक्ट में कम से कम ध्यान रखनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो गवर्नर जनरल था ना, जहां मैं एक बात बताने वाली थी वो ये है कि ये गवर्नर जनरल सबसे ज्यादा पावरफुल होता था, ये सबसे पावरफुल था, क्योंकि इसकी कार्यकारिणी में भले ही 12 सदस्य थे लेकिन 6 अतिरिक्त और 2 अतिरिक्त सदस्यों का कोई वैल्यू नहीं था। ये जो है ना केवल संख्या के रूप में यहाँ बैठे रहते थे, बाकी कोई कार्य मतलब इतना ज्यादा वर्चस्व नहीं था। अगर ये कोई भी काम के लिए कहते थे ना तो गवर्नर जनरल उसको मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था, यानी उसकी मर्जी पर डिपेंड करता था। और इसके साथ ही ये 4 सदस्य तो बहुत ज्यादा मतलब इनको बहुमत के आधार पर निर्णय लेना होता था, इनका वर्चस्व तो था, इनको मत देने का अधिकार भी था, लेकिन इनको मत देने का कोई अधिकार नहीं था, ना ही इनको विचार विमर्श करने का अधिकार था, कुछ भी नहीं था। केवल ये तो एक्स्ट्रा के रूप में था कि हाँ कार्यकारिणी में बैठे हैं कुछ सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, दिखावे के रूप में था। और एक गवर्नर जनरल जो है बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसके पास वीटो का पावर था। जब ये कार्यकारिणी भी कोई निर्णय लेती थी ना तो गवर्नर जनरल अपने दिमाग से अगर वो सही है तो सही है, वरना वीटो का प्रयोग करके उसको नकार भी सकता था। तो ये जो सभी बातें आपको 1853 के चार्टर एक्ट में ध्यान रखनी है। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।